हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं मुस्कान गुप्ता आज आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिल्कुल बेसिक सवाल सीखे थे, थोड़े हाई लेवल सवाल भी सीखे थे। हमने आपको सिखाया कि रेशियो मर्ज कैसे करते हैं, कैसे सारे सवाल करने चाहिए। तो आज हम उसी में ही आगे अपना टॉपिक बढ़ाएंगे और कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे जो टॉपिक है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये थोड़ा और बेहतर हो पाए। तो देखिए, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, यदि 50 कम ने आवेदन किया हो और 25 कम चयनित होते हो तो चयनित से अचयनित का अनुपात 9:4 होता है। कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था यदि चयनित उम्मीदवारों का कुल उम्मीदवारों से अनुपात 2:3 था। इन्होंने आपको शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो, आपको दे दिया है जो चयनित है यानी जो सिलेक्टेड है। बात हो रही है यहाँ, मान लो कोई भी कंपटीशन है, हम सब तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उसमें क्या है आप सब फॉर्म भरते हो। तो ये जो लिखा है ना, जो कुल उम्मीदवार है, कुल उम्मीदवार मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड होंगे, कुछ चयनित हो जाएंगे और कुछ बिना चयनित रह जाएंगे। तो वही इन्होंने बोला है कि जो टोटल है उनका चयनित से अनुपात दिया हुआ है। तो कुल उम्मीदवार कितने हैं, देख रहे हो आप, बात वाला 3, उनमें से चयनित कितने हैं 2। अगर 3 में से 2 का चयन हो चुका है तो कितने अचयनित रह जाएंगे जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वो कितने हो गए 1। सही बात है कि नहीं है? अगर 3 टोटल हैं, 2 का चयन हुआ है तो 1 बिना चयन रह गया होगा। ये बात इसमें हिडन थी जो हमें समझ रही थी। ओके, यदि 50 कम आवेदन करें, ये जो कुल आवेदन हो रहे हैं इनमें अगर 50 कम आवेदन करें और 25 कम सिलेक्ट हो, यही लिखा है 25 कम चयनित हो, तो जो चयनित से अचयनित का अनुपात यानी यहाँ सिलेक्टेड से नॉन सिलेक्टेड का जो रेशियो 9 और 4 बनेगा। इतनी सी बात है। अब आप समझो, यहाँ 50 कम आवेदन हुए हैं, मतलब 50 लोगों ने कम ने फॉर्म भरा है, तो 25 कम का सिलेक्टेड हुए तो 25 कम नॉन सिलेक्टेड भी होंगे, तभी तो वो बैलेंस होगा। अगर यहाँ दिख रहा है कि 50 कम आए हैं तो जाहिर सी बात है वो 50 कम इसमें से और इसमें से ही आए होंगे, हाँ या ना, इसी में से हुए होंगे। तो 25 कम सिलेक्ट हुए हैं तो 25 कम नॉन सिलेक्टेड भी होंगे। तो हमें ये बन गया 2 और 1 और 9 और 4। इस बात को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा, एक बात पढ़ाई थी पहली वाली क्लास में, अगर कोई अनुपात x और y है और मान लो c और d है, चलो a और b कर लो, a और b है और c और d है, उनमें से सेम नंबर घट रहा है कि x और x घट रहा है। जब भी ऐसा केस होता है तो हम क्या देखते हैं, हम डिफरेंस को, अंतर को जो है वो बराबर करते हैं, अंतर समान रहेगा। यही वाली बात बताई थी। एग्जाम्पल ले लो, एक संख्या है 40 और एक संख्या है 50, मैं इसमें से भी 10 घटा रही हूँ और मैं इसमें से भी 10 घटा रही हूँ, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। तो अंतर जो है ना, यहाँ पे 10 का अंतर है और यहाँ पर भी 10 का अंतर है, ये हमेशा बराबर होता है। सही बात है। तो वही काम इसमें देखो, एक रेशियो दिया है, एक दूसरा रेशियो दिया है, यहाँ भी 25 घट रहा है, यहाँ भी 25 घट रहा है, यानी कि अंतर बराबर कर दूंगी, सॉल्यूशन मतलब सवाल हो जाएगा। तो वही काम हम इस सवाल में करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ 2 और 1 है और यहाँ 9 और 4 है, 2 1 और 9 4। अंतर कितने का है, यहाँ 1 है और यहाँ अंतर है 5। यहाँ 1 यहाँ 5 गलत है भैया, अंतर तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ गुणा होगा 5 का, और इसमें हुआ है तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि ये है तो सारे रेशियो में ही, ये 3 2 1 रेशियो था। अगर मैं इसमें कर रही हूँ, इसमें कर रही हूँ तो इसमें भी करना पड़ेगा, रेशियो है तो इसीलिए गुणा कर दिया। यहाँ कम कितना हो रहा था, 25 और 25। जैसे ही मैं गुणा करूँगी मुझे दिखेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 9 और 4। अब आपको दिख रहा होगा 10 से 9 1 कम हो रहा है और 5 से 4 1 कम हो रहा है। ये 1 यूनिट हमारे हिसाब से कम हो रहा है, पर सवाल तो कह रहा है 25 कम करना है, 25 कम हो रहे हैं, तो 1 का मतलब क्या आ गया 25। और जैसे ही 1 का मतलब आ जाए वैसे ही जो हमारे सवाल हैं वो पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। 1 का मतलब आ गया है 25, तो हमें निकालना है 5 या 15, 15 का मतलब, तो 15 गुणा 25, 15 पंजे 75, 75 की 5 हासुल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी जो 375 है वो टोटल। क्योंकि उन्होंने पूछा है यदि इतने हो तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, कितनों ने आवेदन किया था, इन्होंने। 3 गुणा 5 15। ठीक है जी। तो आई होप आप सभी को सवाल ये वाला समझ आया होगा अच्छे से। बाकी आप वीडियो को एक बार पॉज करके पूरा सवाल खुद से बिना मतलब एक बार पूरा पढ़ लिया, अब दोबारा आप खुद करके देखना कि क्या आप समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। बाकी इसमें का एक सेम सवाल और है, उसको और करके देखेंगे तो काम हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, तुम कर लोगे, मतलब ये तो मतलब आ गया, पता नहीं यहाँ आसान सवाल है, कर लो, करके देखो। x, y और z के वेतन का अनुपात 4 5 है। x है, y है और z है, 4 5 और 6।
यदि उनके वेतन में 37.5%, 21% और 10% की वृद्धि की जाती है तो उनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ 21% इसकी कोई फ्रैक्शन तो होती नहीं है, 21/100 ही आएगा। तो क्यों ना हम रेशियो को ऐसा नंबर मान लें जो कट जाए। तो मैं इसको 400, इसको 500 और इसको 600 मान लेती हूँ, तो आसानी होगी। 400 में 37.5% की वृद्धि, ध्यान करो 37.5% क्या है, 3/8। कहाँ से आया है, 12.5% से आया है। 12.5% का मतलब 1/8, उसका 3 गुना क्या होता है, 37.5। तो इसीलिए इसका भी 3 गुना क्या होगा, 3/8। तो मैं कह सकती हूँ ये जो आया है 37.5, इसका मतलब है 3/8। तो 400 का 3/8, 400 का 3/8, 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 150, यानी 150 की वृद्धि हो रही होगी। तो ये नंबर बन गया 550। यहाँ 500 में 21% की वृद्धि, 500 21% क्या भैया, 21/100, 0 से 0 जाएगा, 21 पंजे 105 आएगा, पता है ना। तो यानी यहाँ 105 की वृद्धि हो रही होगी, 605 हो जाएगा। दूसरा दिया 10%, 10% क्या 60, 60 की वृद्धि तो 660। सारी बातें के लिए उन्होंने पूछा है नए वेतन का अनुपात। लो भैया अनुपात निकाल दो, कट रहा है ये नंबर 11 से सारे कट रहे हैं, काट दो 11 से। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5, 11 पंजे 55 और 60, 50, 55, 60, 50, 55, 60, अभी भी कट रहे हैं 5 से 10, 11 और 12। तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 10, 11 और 12। बाकी ये सवाल तो काफ़ी आसान था, आप सभी आराम से कर पाएंगे इसको। देखो इन सवालों की प्रैक्टिस जो है आप एक बार वीडियो मतलब देख लिया करो पूरा, उसके बाद वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन सवाल खुद सॉल्व करो बिना देखे। मतलब सॉल्यूशन बाद में देखो, एक बार सॉल्यूशन के साथ देख लिया करो, फिर एक बार बिना सॉल्यूशन के देखा करो। पहले सवाल खुद करो, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखो, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। चलो देखो रेशियो में एक ये चीज़ और सिखानी थी, ये कॉन्सेप्ट होता है डुप्लीकेट का और ट्रिपलेट का। ये क्या होते हैं, देखो किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट निकालना हो, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है, गलती से भी आ गया तो बहुत आसान टॉपिक है और पता नहीं होता लोगों को। अगर डुप्लीकेट निकालना हो, मान लो रेशियो दिया है 4 और 5 और मैं कहूँ इसका डुप्लीकेट बताओ, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 16 और 25। तो ये जो 16 और 25 है ये क्या है, ये डुप्लीकेट है किसका, 4 और 5 का। तो जब भी डुप्लीकेट निकालना हो मतलब स्क्वायर करना है। ट्रिपलेट में क्यूब कर दो, काम खत्म। मान लो मैं दे दूं आपको 3 और 5 और मैं कहूँ इसका ट्रिपलेट बताओ, तो 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, यानी 27 से 125। ये क्या होगा, इसके ट्रिपलेट हो गए। ओके जी, तो ये वाली बात आप लिख लो कॉपी पे कि डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना है, ट्रिपलेट का मतलब क्यूब करना है। इसके अलावा 2 चीजें और होती हैं, एक होता है सब डुप्लीकेट, ठीक है, और एक होता है सब ट्रिपलेट। हिंदी में भी इनको ऐसे डुप्लीकेट ट्रिपलेट ही बोलते हैं। अगर सिंपल डुप्लीकेट है तो मतलब था स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। सिंपल ट्रिपलेट है तो मतलब है क्यूब करना है। अगर सब लग जाए आगे तो इसका मतलब है इसका रूट, यानी स्क्वायर रूट। और अगर सब ट्रिपलेट है तो इसका मतलब है क्यूब रूट। बस इतनी सी बात है, बाकी सब सेम है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको दे दूं कि 16 और 25 का सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो आपको लिखना है √16 और √25, यानी कि 4:5 होगा, ठीक है। अगर मैं आपको दे देती हूँ 27 और 729, मान लो ऐसा कुछ दे दिया कि इसका मतलब ये सब ट्रिपलेट क्या होगा, तो आपको इसका केवल क्यूब रूट लिखना है, वही इसका सब ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो 3 से देखो, ये 3 का है और ये 9 का है, तो 3:9, 1:3, ये इनका क्या आ गया, सब ट्रिपलेट आ गया। तो ऐसे ही अब सवाल पे आ जाओ। सवाल दिया इन्होंने, ये चारों बातें लिख लेना। डुप्लीकेट का मतलब वर्ग से है, ट्रिपलेट का मतलब क्यूब से है, सब डुप्लीकेट का मतलब रूट से है और सब ट्रिपलेट का मतलब क्यूब रूट से है। डुप्लीकेट बताना है 0.4 और 0.9। देखो 0.4 है और 0.9 है, इसका मतलब है 4:9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो 4 का वर्ग और 9 का वर्ग, यानी 16 से 25। 16 से 25, या तो ये हो सकता है या तो ये, बाकी ये 2 गलत हो गए, है ना। या तो ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला। ट्रिपलेट 7 और 9 का देख लो, 7 का 343 होता है क्यूब, याद होने चाहिए आप सभी को 1 से लेकर 15 तक क्यूब, ये याद करने ही हैं, और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, ठीक है ना। इतना काम मतलब करके रखो अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए। और 9 के लिए 729, तो ये 739 देखो, इतना मतलब कंफ्यूज करने के लिए रखा है 29। जल्दबाजी में इंसान क्या करे, 700। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट देखता है कि 0.4 है तो मैम 0.16 इसका होगा और 0.25 इसका होगा, सॉरी हाँ 0.25। अच्छा यहाँ 9 है तो यहाँ 5 कर लो गलती से,
ये 9 लिख गया, 5 होगा 5, ठीक है ना। तो 0.25 रख के, लेकिन देखो यहाँ ऑप्शन में खेल गया, 729 की जगह 39 दे दिया है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 16, 25 और 333 और 729, ये यहाँ का 9 यहाँ आ गया, टाइप हो गया 5 आएगा। 0.5 का और 0.4 का पूछा था। ओके, तो खैर हमें तो मतलब कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि डुप्लीकेट है तो वर्ग निकालना है, ट्रिपलेट है तो क्यूब, सब डुप्लीकेट मतलब रूट और सब ट्रिपलेट मतलब क्यूब रूट। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इसमें का सवाल करा रखा है, एक बार और करके देख लो कैसे करते हैं। आसान सवाल है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 6:7 है। यदि ए और बी 1700 और 700 रुपए की बचत करते हों तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही है, आय बराबर, अब तो तुमको याद है, खर्च प्लस बचत। अब आप सभी को ये वाली बात पता होगी अच्छे से कि जो हमारे खर्चे हैं और जो हमारी बचत है उन्हें जोड़ देंगे तो हमें आय मिल जाएगी। उन्होंने बोला है ए और बी दो लोग हैं, इनकी आय का अनुपात है 5 और 4 और इनके खर्च का ये हो गई आय। ठीक है, इनके खर्च का अनुपात है 6 और 7। यदि ये बता रहे हैं 1700 रुपये और 700 रुपये, ये इनकी बचत है, तो बी की आय पूछी है। सिंपल, या तो आय बराबर खर्च प्लस बचत है, तुम ऐसा लिख लो। तुम मान लो ये 5x और 4x है, ये 6y और 7y है, ऐसे ही बताया था, एक बार ध्यान करो उस दिन। तो आप इसमें या तो ऐसा कर लो, आय बराबर 5x बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च है 6y, बचत है ये, तो खर्च 6y प्लस 1700 अपॉन दूसरी आय है बी की 4x, ये क्या होगी 7y प्लस 700। x से तो x गया तो यहाँ मिल गया 5 और 4 और यहाँ आ गया 6। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है सर, नहीं 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। 3y प्लस 2 8 16, 2 5 10 और 0, नीचे कुछ कॉमन, नीचे 7 कॉमन है, 7 कॉमन लेंगे तो y प्लस 100, ऐसा कुछ आ गया। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 7 पंजे 35, अच्छा कुछ फायदा नहीं हो, क्योंकि गुणा तो करना ही पड़ेगा, चलो तो कॉमन क्या ही है, 7 पंजे 35, 35 y प्लस 100 बराबर 4 दूनी 8, 8 3y प्लस 850। इतनी सी बात है, आगे काम कर लो। देखो जी, सॉल्व करना है इसको, केवल 35 से गुणा कर दो और सॉल्व कर दो। 35y प्लस 3500 बराबर 8 तिया 24, 24y प्लस 8 8 8 0, 8 पंजे 40 की 0, हासुल 4, 8 8 64 और 4 68, तो सॉल्व कर दो। 35y है, 24y घट जाएगा, 35y माइनस 24y बराबर में 6800 माइनस 3500। यहाँ क्या आएगा 24 25 35 यानी 11y आएगा। यहाँ क्या आएगा 3300 आएगा, देख लो घटा के, 3500 300 3800 और 3000 6800, तो 11y मतलब ये है, तो y बराबर 11 तिया 33, y का मतलब आ गया 300। उन्होंने हमसे पूछा था b की आय। देखो अगर हम b की बात करें तो b के लिए आय तो थी 4x, व्यय था 7y और खर्च थे उसके 700, यही तो था, ध्यान करो। आय 4x थी और ये खर्च 7y था और व्यय बचत 700 थी। y का मतलब है 300, तो y की जगह 300 रख दूँ, 7 गुणा 300, 7 तिया 2100, 2100 प्लस 700, 2100 7 2800, तो 2800 रुपये जो है ये बी की क्या आ गई, आय आ गई। ओके, बाकी इसमें के सवालों की आप बुक से प्रैक्टिस करिए, किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, कहीं से PDF से, मॉक टेस्ट से, कैसे भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करनी है, गूगल पर डाल दो रेशियो एंड प्रपोर्शन क्वेश्चंस फॉर SSC, बैंक, रेलवे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, CSET की, उसके, और इसमें के सवाल निकल आएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लो, टॉपिक अच्छा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसमें का भी एक सवाल कराया था गलती वाला, लेकिन उसमें पहले अपॉन में था और बाद में सिंपल था, तो अब इसमें का एक और है, करके देखो। यदि 1950 रुपए को अमित, मानू और चित्रा के बीच 5 6 4 की बजाय 1/3 1/2 और 1/4 1/3 1/2 1/4 में बांटा जाता है तो सबसे अधिक लाभ किसे हुआ और कितने पैसे से हुआ। कराया था इसमें का सवाल। अमित है, भानु है और चित्रा है। अमित A, भानु B और चित्रा C, 3 लोग हैं। इनके बीच कुछ रुपए बटने थे और वो रुपए बटने थे 5 6 4 के अनुपात में। रुपए बटने थे 1950, बटने किस अनुपात में थे, 5 6 और 4 के अनुपात में। लेकिन गलती हो गई, गलती तो होनी थी, 1/3 1/2 और 1/4 बट गए गलती से इस अनुपात में। आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना आता है इस तरीके से, नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे। आपको दिख रहा है 2 और 4 का एलसीएम 4 4 किया 12, एलसीएम आ गया 12।
यानी 12 का गुणा इसमें, 12 का गुणा इसमें और 12 का गुणा इसमें, कट जाएंगे। 3 चौक 12, 2 छंग 12 और 4 तिया 12, यानी रेशियो बन गया 4, 6 और 3। रेशियो क्या आ रहा है? 4, 6, 3, 4, 6 और 3। ठीक है, इतनी बात सही है। अब बात यह है कि जो रुपए यहां बटे होंगे टोटल, वही रुपए यहां होंगे। गलती से रुपए बढ़ गए, मतलब रेशियो, गलती कहाँ हुई है? रेशियो में हुई है। मान लो ए को कम देने थे ज्यादा दे दिए, बी को ज्यादा देने थे कम दे दिए, गलती यहाँ हुई है। पर टोटल रुपए तो 1950 ही थे। जो रुपए पहले केस में थे 1950 और वही रुपए दूसरे केस में है 1950। जरा ऊपर टोटल लगाओ, 6 और 4 10 और 5 15, नीचे लगाओ 6 और 4 10 और 3 13, टोटल तो उल्टा है, मतलब अलग अलग है। तो 15 गुणा 13 और 13 गुणा 15, रेशियो बराबर, मतलब बराबर तो करेंगे रुपयों को। गुणा करो, 13 बन जाए 65, 65 की 5 हासिल 6, 13 कम 13, 13 और 6 19, 195 आ गया। 195 का मतलब क्या है? 1950 है। 195 का मतलब 1950, तो 1 का मतलब 10 आ गया। यानी कि अब ये देखो, यहाँ 13 गुणा हुआ था, ये गुणा सब में होगा, 13 13 और 13। यहाँ 15 गुणा किया तो 15 गुणा सब में होगा क्योंकि रेशियो है, 15 और 15। इतनी बात सबको समझ आई है। उन्होंने पूछा है किसे ज्यादा पैसे मिले। देखो अब किसे सबसे ज्यादा लाभ पूछा है, सबसे ज्यादा किसे हुआ तो चेक करना पड़ेगा। 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78 और 13 चौक 52, 15 चौक 60, 15 छिक्के 90 और 15 तिया 45। आपको दिख रहा है यहाँ 60 से 65 हो गए रुपए, यानी कि कम होगा, यानी लाभ तो नहीं हुआ। 78 से 90 कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 12। 52 से 45 यहाँ भी नहीं हुआ, ना यहाँ हुआ ना ही हुआ। लाभ किसको हुआ है? भानु को, यानी भानु तो ऑप्शन नंबर बी में है। और 12 यूनिट का लाभ हुआ है और 1 का मतलब निकल के आया था 10, 1 का मतलब 10 आया था और है 12, तो 12 गुणा 10 यानी कि 120 रुपए का फायदा भानु को हुआ था। ठीक है जी। तो जब भी ये गलती वाले सवाल पेपर में आते हैं, काफी ज्यादा आते हैं, तो जब भी गलती वाला सवाल आए आपको टोटल इक्वल करना है, क्योंकि गलती रेशियो में बांटने में हुई है, टोटल में तो नहीं हुई ना। तो टोटल बराबर कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है, मतलब सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, बाकी वही है, इसको एक बार दोबारा करके देख लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। परीक्षा में अच्छा देखो वही सवाल आ गया, अभी कराया था सेम, चयनित वाला सवाल कराया था मैंने आपको कि 50 कम ने आवेदन कराओ, उतने 25 कम हो। तो सेम सवाल है, आप एक बार ट्राई करो। मैं आपको 20-25 सेकंड दे रही हूँ, उसके बाद मैं कराऊंगी क्योंकि ये तो करा चुकी हूँ। चलो ठीक है, करते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात 7:2 है, यानी कुछ लोग पास हैं और कुछ लोग फेल हैं। उन्होंने पास और फेल का ही रेशियो दिया है, क्या दिया है? 7 और। परीक्षा में 100 कम छात्र, अच्छा देखो ये पास हुए हैं ये फेल हुए हैं, तो जो उपस्थित लोग थे, जो मतलब क्लास में आए थे, वो तो 9 होंगे ना। ध्यान से देखो, 7 पास हुए 2 फेल। मान लो आपकी क्लास में कितने भी बच्चे हों, आधे पास हुए आधे फेल, तो टोटल वो थे ना जो पास हुए और जो फेल हुए। तो जो उपस्थित थे वो 7 और 2 9 थे। वो कह रहा है यदि परीक्षा में 100 कम छात्र उपस्थित होते, कितने कम छात्र आते? 100 कम छात्र उपस्थित होते तो पहले की तुलना में 40 कम छात्र परीक्षा में असफल होते। पहले की तुलना में 40 कम, जितने भी पहले फेल होते अब 40 कम फेल होते। ठीक है जी। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात 4:1। तो जो पास और फेल का रेशियो बनता है वो 4 और 1 बन जाता। टोटल 100 छात्र हैं जो उपस्थित नहीं हुए हैं, उसमें से 40 फेल हो गए, मतलब 40 कम फेल हुए। 100 कम आए तो 40 कम फेल हुए, तो जो 60 बचे हुए ना वो 60 क्या होंगे? कम पास हुए होंगे। ओके, अब इतनी सी बात सॉल्व करेंगे। ये क्रॉस मेथड सिखाया था, आप सभी को ध्यान होगा क्रॉस मेथड। ये 7 और 2 है, यहाँ 60 कम हो रहा है और यहाँ 40 कम हो रहा है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप सभी क्रॉस मेथड सिखाया था, एक बार उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो संख्या यहाँ है उसका गुणा इसमें करते हैं, 7 एकम 7, और जो संख्या यहाँ है उसका गुणा इसमें करते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है। अब ये जो -40 है इसका गुणा नीचे करो, 4 चौक 16, माइनस का 160, चिन्ह का ध्यान रखेंगे। और इस 60 का गुणा इस 1 में करो, माइनस का 60। अब घटाना है, घटाने की डायरेक्शन भी सिखाई थी। अगर ऐसे घटा रहे हो तो नीचे भी ऐसे घटाओगे, अगर यहाँ से घटाओगे तो इसमें भी ऐसे घटाओगे। 8 में 60 घटा दो, कितना बचेगा?
1 बचेगा। तो अब आपको -60 में से माइनस का 160 घटाना है, सही बात है, यानी -60 प्लस 160 कितना बचा, प्लस का 100, यानी कि 1 का मतलब क्या निकल आया, 100। ये घटा के आया 100, जो ऊपर घटा के आए वो और जो नीचे घटा के आए वो बराबर हो जाते हैं। 1 का मतलब आ गया 100। उन्होंने पूछा है परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या क्या थी, 9, तो 9 गुणा 100, यानी कि छात्रों की कुल संख्या क्या थी, 900 थी। ओके, अब आप कुछ सोच सकते हैं मैम इसमें आपने वो डिफरेंस वाला वो क्यों फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। मैंने उसको बताया था कब लगता है वो, जब सेम नंबर घट रहा हो। लेकिन यहाँ देखो 60 है वहाँ 40 है, जब भी अलग अलग हो, कुछ भी अलग हो तो क्या लगता है, क्रॉस मेथड लगता है। एक बार क्रॉस मेथड रिपीट कर देती हूँ क्योंकि वो जरूरी चीज़ है, बाकी तो सवाल में कुछ है नहीं। देखो क्रॉस मेथड क्या कहता है, जब भी ऐसा हो एक रेशियो दिया है 7 और 2 का, और एक दूसरा रेशियो दिया है उन्होंने कौन सा, 4 और 1 का, ठीक है। यहाँ 60 कम हो रहा है और यहाँ 40 कम हो रहा है, तो आपको इतना सा काम करना है, जो नीचे है उसका गुणा सबसे ऊपर, 7 एकम 7। यहाँ नीचे वाले का देखो क्रॉस मेथड है तो भैया क्रॉस तो हो रहा होगा ना, जाहिर सी बात है। और दूसरा क्रॉस ये -40 का 4 में माइनस का 160, -60 का 1 में माइनस का 60, ठीक है जी। अब 8 में से 7 इधर की ओर घटा रहे हैं, ऐसे घटाया, 8 - 7 करा तो हमें मिल गया 1। तो नीचे भी इधर से ही घटाएंगे, ऐसे जो चिन्ह यहाँ है वही डायरेक्शन यहाँ, तो -60 में से घटा रहे हैं माइनस का 160, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो -60 प्लस 160 यानी प्लस का 100 बचेगा। तो यहाँ से आया था 1 और यहाँ से आया था 100, तो 1 का मतलब आ गया 100 और 1 का मतलब 100 है। उन्होंने पूछा है टोटल कितने उपस्थित हुए, तो आंसर क्या हो गया, 800। अगर क्वेश्चन ये होता कि 100 छात्रों के मतलब 100 छात्र कम आए होते, उसके बाद टोटल कितने बच्चे उपस्थित हुए, तो 900 - 100 हम लिख देते 800, ठीक है। तो अगर 1 का मतलब निकल आए ना, फिर सवाल कुछ भी पूछ ले, हम सभी का आंसर दे सकते हैं। ओके, अब तो 2 सवाल हो गए इसमें कि आप घर पे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना, दोबारा इन सवालों को बिना सॉल्यूशन के करके देखना तो अच्छे से हो जाएंगे। चलो एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्के वाले सवाल बहुत आते हैं, एक बार ये और सीख लेंगे तो चैप्टर लगभग खत्म है। 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, इससे पहले एक और सवाल करो दूसरा। एक बक्से में 180 रुपए हैं, मतलब कोई एक बक्सा है, इसके अंदर 180 रुपए हैं टोटल, ठीक है, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यानी इस बक्से के अंदर कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के इसके अंदर 50 पैसे के भी हैं, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, और इसके अंदर कुछ सिक्के क्या हैं, 25 पैसे के भी हैं। ये वाली बात वो कह रहा है कि एक बक्से के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और कुल रुपए 180, यानी इन तीनों तरीके की चीजों को जोड़ेंगे ना तो हमें 180 रुपए मिल रहे हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात मतलब क्या इस बात का, कुछ सिक्के 1 रुपए के होंगे, कुछ 50 पैसे के होंगे और कुछ 25 पैसे के होंगे, तो इनका जो अनुपात है ना वो अनुपात है 2, 3 और 4। पहले सवाल समझेंगे क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है और लोगों के समझ में नहीं आते हैं, सिक्के वाले सवालों से लोग घबराते हैं, तो हम इन्हें बहुत ही आराम से सीखेंगे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक बात पता होनी चाहिए आपको, कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ फिर बताना, ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिखूँ, बताऊँ आपको कि आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के, ये 1 रुपए का कॉइन है, और आपके पास ऐसे 10 कॉइन है, तो मैं पूछूं रुपए कितने होंगे आपके पास, तो आप कहोगे मैम 10 का गुणा होगा, 10 रुपए होगा हमारे पास, सही बात है। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास एक 2 रुपए का कॉइन है, कॉइन जो है ना वो 2 रुपए वाले हैं, और आपके पास ऐसे 20 कॉइन है, कितने कॉइन है, 20 कॉइन, तो आप कहोगे मैम 20 कॉइन 2 रुपए वाले, यानी 40 रुपए हो गए, सही बात है। अगर मैं कह दूं कॉइन 50 पैसे का है, अब चलता नहीं है पर होते तो हैं लोगों के पास, लोग संभाल के रखते हैं, तो अगर कॉइन 50 पैसे का है और आपके पास ऐसे भी 20 कॉइन है, तो आप कहोगे 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए है ना, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 50 पैसे या 20 कॉइन यानी 10 रुपए बन रहे होंगे। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे, ये 50 पैसे 2 रुपए 1 रुपए, ये क्या है, ये वैल्यू है एक सिक्के की, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन की, जो एक वैल्यू है उसकी कीमत क्या है, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन, यानी मैं कह सकती हूँ सिक्कों की संख्या है। और जब मैं वैल्यू ऑफ 1 कॉइन यानी 1 रुपए मतलब एक सिक्के की कीमत कितनी है और कुल सिक्के कितने हैं, इन दोनों को गुणा करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहे हैं, कुल रुपए मिल रहे हैं, टोटल रुपीस।
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मैं कह सकती हूँ ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। फॉर्मूला क्या बन गया? वैल्यू ऑफ वन कॉइन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू टोटल रुपीस। मतलब एक सिक्के की मतलब मूल्य, एक सिक्के का मूल्य अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो एक सिक्के का मूल्य कितने का मूल्य, मतलब 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए कॉइन है, एक सिक्के का मूल्य, और सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के हैं। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे कुल रुपए मिल जाएंगे। तो हम इन सवालों को, सिक्के वाले सवालों को मात्र एक इसी फॉर्मूले से करेंगे। सारे सवाल इसी पे डिपेंड है, किस पे? वैल्यू ऑफ वन कॉइन गुणा नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू टोटल रुपीस। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे है फॉर्मूला, यही है वैल्यू ऑफ वन कॉइन गुणा नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू टोटल। ये वाली बात तो पता है आप सभी को। अब देखो वैल्यू क्या है? 1 रुपए के कॉइन है हमारे पास, 50 पैसे के भी कॉइन है हमारे पास। वैल्यू, या फिर ऐसे लिख लो, रेशियो की बात करें, वैल्यूज की कॉइन का रेशियो क्या है? 1 रुपए का है। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए, सही बात है कि नहीं? और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए। हाँ यार, ये क्या हो गई? वैल्यूज हो गई। 1 रुपए के सिक्के हमारे पास, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। मैंने इन्हें भी रुपयों में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि भैया यूनिट सेम होनी चाहिए। अब उन्होंने बोला है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये क्या है? सिक्कों की संख्या यानी ये, और वैल्यू ये रही। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 2 है, 3 है और 4 है। ये अनुपात हो गया सिक्कों की संख्या का। यहाँ तो खैर रेशियो नहीं आएगा, ये तो सिक्कों की संख्या मतलब वैल्यू है। तो ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, ये क्या थी? वैल्यू थी एक कॉइन की, और ये क्या थे? नंबर ऑफ कॉइन थे। तो मुझे टोटल रुपए मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? 2 गुणा 2 एकम 2, 2x मान लो। चलो इनको 2x, 3x और 4x करते हैं। 2x आ गया, ठीक है ना। 3x गुणा 1/2, यहाँ से क्या आएगा? 3x गुणा 1/2, और यहाँ से क्या आएगा? 4x मल्टीप्लाई बाई 1/4। इतनी सी बात तो क्लियर होगी आपको। तो आप देखोगे पहले मतलब 1 रुपए के टाइप के टोटल रुपए कितने हो गए? 2x, ये हो गए 3/2x, और ये वाले बन गए 4/4 यानी कि 1x, केवल x। यही तो है टोटल रुपए, और टोटल रुपए है कितने? 180। तो मैं इन सबको जोड़ दूं, एलसीएम आएगा 2, यहाँ हो गया 2 दूनी 4x, यहाँ 3x और यहाँ भी 2x बराबर 180। 4 5 6 7 8 9, 9x/2 बराबर 180। 9 से काटोगे 20 टाइम्स आएगा, x बराबर आ गया 40। उन्होंने हमसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन क्या था? नंबर ऑफ कॉइन 3x, x का मतलब 40, तो 3 गुणा 40 यानी कि 50 पैसे के जो सिक्के थे वो कितने थे? 120 सिक्के थे। कितने सिक्के थे 50 पैसे के? 50 पैसे के हमें 120 सिक्के मिले थे। क्लियर है सवाल? एक ही बात ध्यान रखनी है, नम वैल्यू ऑफ वन कॉइन नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई बाई टोटल रुपीस। हमको वैल्यू दी थी कॉइन्स की 1 रुपए, आधा रुपए और 1/4 रुपए। हमें रेशियो भी दिया था 2x, 3x और 4x। अगर मैं इन दोनों का वैल्यू ऑफ वन कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई करूंगी टोटल रुपीस मिल जाएंगे। टोटल रुपीस और टोटल रुपीस हमने जोड़ा 180 आया, मतलब ये आया हमारा 9x/2 मिल गया 180, x बराबर कितना आया हमारा 40। उन्होंने पूछा है सिक्कों की संख्या, देखो ये सिक्कों की संख्या ये थी 2x, 3x, 4x। 50 पैसे के सिक्के कौन से थे? 3x थे, तो 3 गुणा 40 यानी कि 120 सिक्के थे। क्लियर है सवाल? अब इसमें का एक सेम सवाल और है, वो आप खुद करके देखो, फिर मैं करूँगी। चलो ये वाला सवाल करो अब। करिए, इसको करके देखो, सेम सवाल है, करके देखो कैसे होगा। वैसे उसने सवाल में एक लाइन बढ़ा दी है, बाकी पूरा सेम सवाल है, आप सभी कर पाओगे। 1 रुपए और 2 रुपए, इन सिक्कों की जो संख्या है उनका अनुपात दिया है 10 और 9। ये क्या है? सिक्कों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। 2 रुपए और 5 रुपए, इनकी सिक्कों का अनुपात क्या है? 27 और 25। आपको पता है रेशियो मैच करना सिखाया था, ये भी 2 रुपए के, ये भी 2 रुपए के हैं, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 3 का गुणा और यहाँ 3 का गुणा, तो यहाँ 3 का गुणा। तो मुझे 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के
इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल गया 30, 27 और 25। जो काम उधर हमने दिया था उन्होंने बाद में 3, 2 और करके दिया था, वैसे ही काम में क्या होगा, सिक्कों की संख्या आ गई 30, 27, 25। बस मर्ज करना था और मर्ज तो करना आता है आप सभी को। तो हम कह सकते हैं 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 30, 27 और 25 हैं। तो 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले 30 कॉइन, 30x, 27x और 25x। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या दिया, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। वैल्यू क्या है कॉइन की, 30x कौन से हैं, 1 रुपये वाले हैं, ये 1 रुपये वाले। ये सिक्के कौन से हैं, 2 रुपये वाले हैं लिखा हुआ है, और 5 रुपये वाले। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो मुझे टोटल रुपये मिल जाएंगे। तो 30x और 1 रुपये वाले यानी 30 रुपये ही होंगे, 30x ही रहेगा। 2 रुपये वाले 27x है यानी 54x हो गए होंगे। 2 रुपये वाले 27 सिक्के, 2 रुपये वाला एक सिक्का है और टोटल 27 सिक्के यानी 54 सिक्के हो गए होंगे। 5 रुपये वाले सिक्के हैं 25 यानी 125 सिक्के हो गए होंगे। अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो टोटल रुपए दिए हैं ना सवाल में कितने, 8,360 रुपये आए हैं। इन्हें जोड़ो, 5 और 4 9, 5 6 7 8 9 10 के 0 1 200 यानी कि 209x रुपये हैं हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8,360 रुपये हैं। 209x का मतलब 8,360, तो बताए ना 9 चौक 36, यूनिट देख के समझ आ रहा होगा। गुणा करोगे 4 से, मतलब ये 200 एक बार और ये कट गया 40 बार। 4 निम 36 की 6 हासिल 3, 3 और 4 दूनी 8, डायरेक्ट दिख रहा है 4 बार कटा 40 आ गया। उन्होंने पूछा है सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी। सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी, 30x, 27x और 25x। कितने हो गए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 77 और 5 82 ऐसे सिक्के हैं हमारे पास। देख लो टोटल सिक्कों की संख्या, ये लिखा था नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन है, 30, 27 और 25, 20, 20, 40, 50, 60, 70 और 77 और 5 82। ओके, 82x और 82x का मतलब कितना आया, 40 मल्टीप्लाई बाई 40, 0 4 दूनी 8, 4 8 32 यानी हमारे पास 3280 कॉइन्स हैं। 3280 कॉइन्स यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या आप सभी को सवाल समझ आ गया। ये सिक्कों के सवाल हैं और भाई ये बहुत ही जरूरी सवाल है, इनको तो मतलब प्रैक्टिस करनी ही है। एक ही बात ध्यान रखनी है, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल रुपीस। ठीक है जी, तो इस बेसिस पे इसी के साथ हम अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर इतने कठिन एडवांस लेवल तक के सवाल सारे करवा दिए हैं। अब घर पे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और चैप्टर खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला चैप्टर कवर करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो मतलब चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को भी मतलब चैनल को क्या लाइक, चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।